everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I am your biology educator. My name is Dr. Arushit Ali. दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, दिल से क्यूटी बुलाओ. क्योंकि भाई आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन क्लास 11th वन शॉट. आपकी क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर, आपकी क्लास 11th बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर और विच इज लाइक द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर. इस चैप्टर का 90% हिस्सा, 90 तो नहीं कहूंगी, 80% हिस्सा आप ऑलरेडी क्लास 10th के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ के आते हो. तो ये चैप्टर इसलिए बहुत बच्चों को इजी लगने लगता है. प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑफ कोर्स आपके पिछले साल से इस साल में आपको एक महसूस होगा, एक जंप. बड़ी चैप्टर पर्सनली मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स में से एक है. क्योंकि यार आप अपनी बॉडी की ग्लैंड्स, हार्मोन्स, चीजों के बारे में जानते हो कि यार आपकी बॉडी में कैल्शियम, शुगर, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, कैसे चीजें होती हैं, आप खुद की बॉडी के बारे में और गहराई में जान पाते हो. तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. चैप्टर पढ़ेंगे पूरा एक शॉर्ट में. चैप्टर का ड्यूरेशन कम से कम रहेगा. टेलीग्राम चैनल है ये मेरा बेटा, आप यहाँ पे ज्वाइन इन कर सकते हैं, जहां पे मैं बहुत सारी पीडीएफ्स, नोट्स, अपडेट्स अबाउट द लेक्चर्स एंड सब पोस्ट करती हूँ. और एक्चुअली क्या रहता है, ये लोगों को लगता है भाई मैम ये लेक्चर का ड्यूरेशन आप बहुत छोटा दे रहे हो तो क्या सब कुछ कवर कराओगे. हाँ जी बेटा, आप कभी भी इस चीज को मत सोचना. मेरे किसी भी लेक्चर पे अगर आपने क्लिक किया है तो उसमें आपको पूरा ही कंटेंट मैं दूंगी, ठीक है. तो इट इज फुल फ्लेज्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. शुरुआत करते हैं. ग्लैंड्स क्या होती हैं? आपकी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स हैं. फटाफट से नाम सोचेंगे. एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस. हर ग्लैंड कोई ना कोई सिक्रीशन करती है. तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं सिक्रीशंस को. वो हार्मोन की हो सकती है, मिल्क की हो सकती है, सलाइवा की हो सकती है, वेरियस सिक्रीशंस हो सकते हैं. ग्लैंड्स 3 टाइप की होती हैं: एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन क्या होती हैं बेटा? ये वो ग्लैंड्स होती हैं जो डक्ट से सिक्रीशन करती हैं. मतलब इनके पास एक ट्यूब है, एक डक्ट है. तो जो भी ग्लैंड डक्ट के साथ सिक्रीशन करें दे आर एक्सोक्राइन. इसका एग्जाम्पल है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड. आपका पसीना, आपकी सलाइवा, बॉडी में से मिल्क, ये सब डक्ट्स के थ्रू निकलता है, विच आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. फिर आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मतलब होता है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली पोर करती हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होते. दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड मैक्सिमम ग्लैंड्स इन योर बॉडी आर एंडोक्राइन. जितने नाम आप सोच रहे हो, हाइपोथैलेमस, एड्रीनल, थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी. हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो एक तरफ से तो एंडोक्राइन सिक्रीशन और एक तरफ से एक्सोक्राइन सिक्रीशन, दोनों टाइप के सिक्रीशन करती है. दैट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड. और इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियास. फिर आते हैं हार्मोन्स. भाई हार्मोन्स के ऊपर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, डिफाइन हार्मोन्स बहुत आता है. तो यार हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या है कि एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो क्या कर रहा है, आपकी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में जो है सिग्नल भेज रहा है, ठीक है. तो हार्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, जो ट्रेस अमाउंट्स में इस ऑर्गन को ऐसे खुसफुस करके इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है दूसरे ऑर्गन तक, ठीक है. फिर आती है हमारी पहली एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज दादाजी ऑफ ऑल ग्लैंड्स, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये उसकी भी बाप है, विच मीन्स इट इज द दादाजी ऑफ ऑल ग्लैंड्स विच इज हाइपोथैलेमस. इसका ओरिजिन, जब भी हम कोई ग्लैंड पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो हमारी कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिन हुई है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म. तो ये ओरिजिनेट हुई है हमारी आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म से. हाइपोथैलेमस डायनसिफिलॉन का पार्ट होता है हमारे फोरब्रेन का. हमने ये चीज हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पढ़ी है. हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स को कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की वेरियस टाइप ऑफ सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है. कैसी कैसी सिक्रीशंस होती हैं, अब मैं आपको ये सिक्रीशंस के बारे में समझाऊंगी. तो यार ये है आपका हाइपोथैलेमस. आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती हैं आपकी दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड्स. दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वी ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस. फिर होती है ये पीछे वाली विच इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड.
या आप इसको कहते हो न्यूरोहाइपोफाइसिस। भाई हाइपोथैलेमस इज द दादाजी ऑफ ऑल ग्लैंड्स। तो हाइपोथैलेमस ही इन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सिग्नल देती है काम करने का। अब ये दोनों ग्लैंड से अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करती है। सेम बेटा, जैसे हर माँ बाप अपने दोनों बच्चों के लिए स्पेशल बिहेवियर होता है। कई बच्चा, मान लो भाई अगर किसी के 2 बच्चे हैं, उनमें एक बच्चा कमजोर है, तो पेरेंट्स उस पर अलग तरीके से ध्यान देते हैं, दूसरे बच्चे पे अलग तरीके से ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का फेवरेट बच्चा है, मतलब एकदम इंटेलिजेंट, सुपर्ब, हार्मोन्स भी बहुत सारे सिक्रीट करता है, तो इससे ये कनेक्टेड होती है थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, और यहां ये कनेक्टेड होती है डायरेक्टली न्यूरॉन्स से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये कनेक्टेड होती है डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू, यहां ये कनेक्टेड होती है थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ठीक है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से ये कनेक्टेड होती है थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यही चीज यहां लिखी है, does secretion through anterior pituitary via hypophyseal portal circulation and does secretions through posterior pituitary via neurons। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये डायग्राम जो बनाया था कि हाइपोथैलेमस से ही नीचे कनेक्टेड है पिट्यूटरी, इसी तरीके का हमने डायग्राम भी बनाया है, यहाँ पे यही चीज दिखा रही थी। अब हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? यार हाइपोथैलेमस घर के दादाजी हैं, और दादाजी तो भाई या तो ऑर्डर देंगे काम करने का या काम बंद करने का। अब जैसे यार मेरे घर पे क्या होता है, दादाजी इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज लाइक कि 8 बजे मेरे सारे बच्चे घर पे लौट आने चाहिए, और खींच खुचा के बहुत डांट खा के मैं 9 बजे तक भी घर पहुंच जाती हूं, पर है ना। तो यहाँ पे भी हाइपोथैलेमस का भी यही सिस्टम है, ये अगर कहेगा हार्मोन्स रिलीज हो तो वो रिलीज होंगे, हार्मोन्स नहीं रिलीज हो तो वो नहीं रिलीज होंगे। तो ये 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो यहां पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, आइए शुरुआत की जाए इनकी। सबसे पहला बंदा आ रहा है इन द हाउस, व्हिच इज कॉल्ड एज GHRH। GHRH का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन। अब आप सोच लो कि मैम ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी कि नहीं करेगी, वो ऑर्डर हाइपोथैलेमस देता है। GHRH का दूसरा नाम है सोमैटोक्राइनिन। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन GHRH की जगह सोमैटोक्राइनिन नाम से आता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो गलत है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बवाल करो गूगल पे। नहीं भाई, GHRH को कहते हैं सोमैटोक्राइनिन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि रिलीज कर ग्रोथ हार्मोन को। अगर रिलीज होगा GHIH, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये कहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना बंद कर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन, इसका नाम था सोमैटोक्राइनिन। तो ये चीज याद रखना, इन दोनों के नाम में यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कैसे याद रखती हूं मैं बताती हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे मेरे घर से बाहर जाना होता है, मुझे रिलीज होना पड़ता है, तो मैं रो धो के 9 बजे तक घर लौटने की कोशिश करती हूँ, रो धो के। तो अगर मुझे रिलीज होना है, मतलब घर से रिलीज होना है, बाहर जाना, रोना पड़ेगा, सोमैटोक्राइनिन। सोमैटोक्राइनिन होता है रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन इज अ इनहिबिटिंग हार्मोन। आई होप ये एक छोटी सी चीज है, आई नो ये कंफ्यूजन होते हैं, बट ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं उसे याद करने में। फिर आते हैं नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज MSHRH, MSHIH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं? ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, जो हमारा पिगमेंट, मतलब हमारे स्किन कलर को डिसाइड करते हैं। अगर मेलानिन पिगमेंट आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपका कलर हो सकता है डार्क, अगर आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट कम सिक्रीट हो रहा है तो आपका कलर होगा लाइट। तो यहां पर वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस इसको रिलीज होने का ऑर्डर देगा, तभी ये जाके मेलानिन पिगमेंट पे एक्ट करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगी रिलीज कर MSH।
अगर ये इनहिबिट करेगी तो एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं रिलीज करेगी। फिर आते हैं PRLH एंड PRLIH। PRL क्या है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन बेटा सिंथेसिस ऑफ द मिल्क, दूध बनने की प्रोसीजर में मदद करता है। तो ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, PRLRH रिलीज होगा। तो अगर PRLIH रिलीज होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसे बंद कर देगी, इसके रिलीज को। फिर आता है GnRH। अब यहां पर कंफ्यूजन नंबर 2, बहुत बच्चे GnRH और GHRH में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा याद रखना, GN है तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, GH है तो ग्रोथ हार्मोन है। याद रखना, दिस इज ह्यूज डिफरेंस। अब GnRH है तो GnIH भी होगा, बट मैंने यहां नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है। RH है तो IH भी होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज कराता है गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स हम यहाँ दो तरीके के पढ़ रहे हैं, FSH एंड LH। ये क्या करते हैं, क्या होते हैं, पहली बार पढ़ रहे हो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, चैप्टर के एंड तक रुको। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर आता है ACTH-RH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिको रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सेम ACTH-IH होता है, एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन, दैट इज इनहिबिटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करवाता है, अगर IH होता तो बंद करवाता। फिर आता है TSH-RH। भाई कुछ हार्मोन्स तो थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करवाते होंगे, तो अगर TSH, हम चाहते हैं ये TSH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी TSH-RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि TSH को रिलीज कर दे। तो ये तो हो गए हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। हमारी पहली एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज दादाजी ऑफ ऑल ग्लैंड्स इज कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं पापा जी ऑफ ऑल ग्लैंड्स, दैट इज मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। स्फेनॉइड बोन की एक कैविटी होती है सेला टोर्सिका, उसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर से ही बनी हुई है, एक्टोडर्म। दो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इसमें याद रखने की क्या बात है, मैं आपको बताती हूं। तो मान लीजिए अगेन, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास दो लोब्स होते हैं, लोब 1 एंड दिस इज छोटा सा लोब, लोब 2। इसे कहते हैं पार्स डिस्टालिस और इस लोब को कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लोब को कहते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो 3 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी में 2, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 1। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में 75% सिक्रीशंस आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की होती हैं, जिसके 2 लोब्स हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिएट। एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस 25% सिक्रीशंस आपकी बॉडी के पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, जिसका एक ही लोब होता है, पार्स नर्वोसा। अब यहां पर पते की बात क्या है भाई, इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस। एक्चुअली पार्स इंटरमीडिया इतना छोटा लोब होता है कि वो ऑलमोस्ट पार्स डिस्टालिस से मर्ज्ड होता है। अब यहां पर एक बहुत प्यारी बात, आपके अधिकतर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज होते हैं पार्स डिस्टालिस से, पर पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है, विच इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। क्वेश्चन पूछा जाता है कि MSH हार्मोन एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि वो पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, बाकी सारे हार्मोन पार्स डिस्टालिस से, राइट। तो पार्स इंटरमीडिया हैज ओनली हार्मोन जो सिक्रीट होता है इज MSH। अब आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम क्या जानेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैम इतना इग्नोर क्यों किया गया है? इसका रीजन ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मैंने आपको बताया था, घर का वो बच्चा है जो नालायक है, जिस पर पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना पड़ता है, हाइपोथैलेमस को खूब ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यार पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास खुद के कोई हार्मोन्स नहीं है।
It is totally dependent on others. तो posterior pituitary do not have any hormone of its own. पर क्योंकि ये कमजोर बच्चा है तो इसका जो बाप है हाइपोथैलेमस वो इसका ध्यान रखता है, इसलिए हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करता है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन्स ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दान में देता है कि बेटा तेरे पास तो है नहीं, तो तू ये रख के स्टोर कर ले और रिलीज कर दे। अब मान लो आप हो घर के बड़े बच्चे, आप पैसा कमाने लग गए हो, पर आपका जो छोटे भाई बहन है वो तो अभी भी मम्मी पापा से ही पैसे ले रहे हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का यही है, उसके पास खुद के कोई पैसा या खुद के कोई हार्मोन्स नहीं है, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को स्टोर करती है और खर्च करती है, रिलीज करती है। दैट इज ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बट इट्स अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। दो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करती है और रिलीज करती है। वैसोप्रेसिन को हम ऑल्सो कॉल्ड एज ADH, जिसको हमने हमारे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। जब हमारी DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से हम चाहते थे कि सोडियम और क्लोराइड आयंस का एब्जॉर्प्शन हो, तब ADH कब रिलीज होता था? जब हम चाहते थे पानी रीएब्जॉर्ब हो। किससे? DCT से। DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हम जानते हैं कि DCT में रीएब्जॉर्प्शन सिर्फ दो कंडीशंस पे ही होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन और ADH हार्मोन की वजह से। ADH हार्मोन वाटर का रिजॉर्प्शन कराता है, ठीक है, किसका? वाटर का। ADH को और क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन कहा जाता है बर्थ हार्मोन, क्योंकि जब एक फीमेल को डिलीवरी होने वाली होती है, फीमेल कहती है पुश पुश पुश, बच्चे को बाहर निकालो, तो वो जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं वो ऑक्सीटोसिन की वजह से कर रही हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो मम्मी से दूध पीता है, तो वो अपनी मम्मा के निपल से मिल्क सक भी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही कर पा रहा है। तो ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, चाइल्ड डिलीवरी और मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है, मिल्क इजेक्शन में। अब आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, जो कि मैंने बोला था एंटीरियर पिट्यूटरी के हमारे दो लोब्स हैं हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के, पार्स डिस्टालिस जो मैक्सिमम हार्मोन सिक्रीट करेगी, एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करती है, विच इज MSH। ओके, बाकी सारे हार्मोन्स पार्स डिस्टालिस के हैं। तो आ जाइए, सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या हमारी मैम सिर्फ हाइट बढ़ाता है? नहीं, आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ, आपकी उंगलियों की, आपके हाथ की, आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, हर चीज। तो ओवरऑल बॉडी को टारगेट करता है और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ कराता है। दूसरा हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो मेलानोसाइट सेल्स आपकी बॉडी में जो पिगमेंट रिलीज करते हैं। तो कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, जो आपकी स्किन कलर डिसाइड करता है। PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन मैमरी ग्लैंड दैट इज फीमेल ब्रेस्ट पे एक्ट करता है, और ये एक मैमोट्रोफिक हार्मोन है, क्योंकि ये मैमरी ग्लैंड के भी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में मदद करता है। और किसमें? लैक्टोजेनिक है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मैंने आपको बताया था जब हम हाइपोथैलेमस भी पढ़ रहे थे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है दूध बनाने, सिक्रीट करने में, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क में और मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ में, ठीक है, विच इज बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ लैक्टोजेनिक हार्मोन, मतलब सिक्रीशन ऑफ द मिल्क में कौन मदद कर रहा है? प्रोलैक्टिन। फिर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है कि थायराइड ग्लैंड को कहता है कि थायराइड ग्लैंड अब तू तेरे मन चाहे हार्मोन्स को रिलीज कर। फिर आता है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिको हार्मोन, जो एड्रेनल ग्लैंड पर एक्ट करता है और एड्रेनल ग्लैंड से उसके हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। अभी यहाँ पे आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो इनके भी हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक गोनाडोट्रोफिन है, ये मेल और फीमेल के अंदर अलग तरीके से एक्ट करता है। फीमेल्स पे ये ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है, टेस्टिस में ये स्पर्म फॉर्मेशन कराने में मदद करता है। ये चीज क्या होती है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और स्पर्मेटोजेनेसिस मैं बताऊंगी,
होल्ड। फिर आता है LH विच इज ऑल्सो अ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये भी भाई फीमेल्स में ओवरी में और मेल्स में टेस्टिस में अलग अलग काम करता है। फीमेल्स के ओवरी में कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन, मैम कॉर्पस लूटियम क्या होता है मैं बताऊंगी, चिंता मत करो। टेस्टिस में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, आई थिंक FSH और LH क्या काम कर रहे हैं मेल्स के अंदर वो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, स्पर्म्स बना रहे हैं और यहाँ टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं। फीमेल में क्या कर रहे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बीमारियां होती हैं अगर यार ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ, हाइपोसिक्रीशन, तो भाई इंसान की हाइट बहुत छोटी रह जाएगी और उन्हें कहते हैं मिगेट्स या बोने हिंदी में। बिफोर प्यूबर्टी अगर ओवरऑल हाइट बहुत छोटी रह गई, ऐसे लोगों को कहते हैं मिगेट्स या बोने, ठीक है। पर मान लो प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो हो सकता है बॉडी का कोई पार्ट छोटा रह जाए। जैसे बेटा कई लोग होते हैं जिनके हाथ डेवलप्ड नहीं होता है पूरा, टांग डेवलप्ड नहीं होती, हाथ या पांव छोटे रह जाते हैं, स्पेसिफिकली हैंड या फीट शॉर्ट रह जाते हैं। दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्रोमिक्रिया विच इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन क्या होता है अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए बिफोर प्यूबर्टी, तो भाई बंदे की जो हाइट होती है बहुत जाइंट हो जाती है, जैसे खली, जाइजेंटिज्म, ओवरऑल हाइट बहुत ज्यादा। पर कई बार प्यूबर्टी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो बॉडी के कुछ हिस्से बहुत एबनॉर्मली बड़े हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों के जो सर होता है पैदा होते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेट बॉडी, हैंड, फीट, जॉ, प्री मेच्योर डेथ हो जाती है ऐसे लोगों की, एक्रोमेगाली। आइए, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। GnRH किसको स्टिमुलेट करता है? GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज गोनाडोट्रोफिन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड एज सेला टर्सिका and is attached to hypothalamus by a stalk। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है थ्रू अ स्टॉक, ठीक है। स्टॉक के थ्रू ये जो आप देख रहे हो गर्दन जैसा, इसके थ्रू ये कनेक्टेड है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पार्स इंटरमीडिया इज पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, यस एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय, ये हार्मोन्स तो हाइपोथैलेमस के पर इन्हें स्टोर और रिलीज करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। Which of the following hormone is not released by pars distalis? Melanocyte stimulating hormone, क्योंकि ये हार्मोन पार्स इंटरमीडिया रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ऑल, थायराइड ग्लैंड। अभी तक हमने जो भी ग्लैंड्स पढ़ी उन सारी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी है ये, विच इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। हमने बोला था अलग अलग जर्म लेयर्स से अलग अलग ग्लैंड्स ओरिजिनेट होती हैं। एक्टोडर्म से हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इनर मोस्ट लेयर से एंडोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट हो रही है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई जैसी दिखती है। ये है आपकी बेटा ट्रैकिया, दैट इज योर विंड पाइप। आपकी ट्रैकिया से ही कनेक्ट होती है आपकी बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड। इसे कहते हैं दो लोब्स, एक और दो लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के। दिस इज थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के जब ये दोनों ग्लैंड्स के जो दो लोब्स हैं इसके वो जुड़ते हैं बाय दिस थिंग कॉल्ड एज इस्थमस। इस्थमस क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है टू लोब्स ऑफ थायराइड को। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों लोब ऑफ थायराइड को कनेक्ट कर रहा है। ये कहाँ होती है? हमारी ट्रैकिया की आगे की तरफ। तो ये यहाँ कहीं आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, आपकी ट्रैकिया के जस्ट आगे, ठीक है। इसके दो लोब्स होते हैं, ये एकदम तितली जैसी नजर आती है, बटरफ्लाई लाइक। वेंट्रल साइड पे होती है ट्रैकिया के, इसके दो लोब्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं।
आपकी बिल्कुल गर्दन के यहाँ पे सेंटर में ट्रैकिया की तरफ, दीज आर 1 लोब एंड 2 लोब, और बीच में जो ये कनेक्शन है दैट इज द इस्थमस। अब अगर मैं बात करूं, आपकी थायराइड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन काटें, ठीक है, मैं चाहती हूं मैं देखना कि हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर आखिरकार होता क्या है। तो मैंने क्या किया, इस थायराइड ग्लैंड का थोड़ा सा हिस्सा कट किया और जूम किया कि आखिरकार थायराइड ग्लैंड में भाई साहब है क्या, जरा हम भी देखें। तो हमने देखा थायराइड ग्लैंड के अंदर हैं ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स जिन्हें कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। तो इन्हें क्या कहते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। और ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स, इन्हें पैराफॉलिकुलर या फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। तो आपके जो थायराइड फॉलिकल्स हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये रिलीज करते हैं 2 हार्मोन्स जिनका नाम है T3 एंड T4, और ये रिलीज करते हैं हार्मोन दैट इज कैल्सिटोनिन। तो आपकी थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन रिलीज करती है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3, T4 रिलीज होते हैं थायराइड फॉलिकल से, और फॉलिकुलर सेल से रिलीज होती है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन रिलीज कर रही है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब हम देखते हैं इन तीनों हार्मोन्स को हम कहते हैं तीनों नहीं, इनमें से 2 हार्मोन्स को कहते हैं आयोडीनेटेड हार्मोन्स, क्योंकि ये हार्मोन्स बनते हैं आयोडीन की मदद से। मैम तभी कहते हैं टाटा नमक देश का नमक, आयोडीन खाना चाहिए। यस, आपके टूथपेस्ट में नमक हो नहीं हो, आपके खाने में आयोडाइज्ड नमक जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो ये नमक होता है ये आपकी इन नमक के अंदर आयोडाइज सॉल्ट होती है, आयोडीन होता है, और आयोडीन ये हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन्स जो आयोडीन से बने हैं दैट इज T3 एंड T4। इनका नाम भी ऐसा ही है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और क्वेश्चन पूछा जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन कौन होता है, T3 या T4? T4 हार्मोन को थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है। अब ये बनते कैसे हैं भाई, ये सिर्फ आयोडीन से ही नहीं, ये एक अमीनो एसिड से भी बनते हैं, जो अमीनो एसिड होता है टायरोसिन। तो जब टायरोसिन अमीनो एसिड से एक मतलब 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तब हम कहते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन। जब अमीनो एसिड से कितने 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब होता है डाई आयोडोथायरोनिन। अब आप बोलोगे मैम ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा जब ट्राई आयोडोथायरोनिन बनता है तो वो एक MIT और एक DIT से बनता है। ठीक है, 2 + 1 3 आयोडीन, तभी तो ये ट्राई आयोडोथायरोनिन बनता है। और ये है टेट्रा, मतलब ये 2 DIT से बनता है, मतलब 4 आयोडीन से, क्योंकि एक DIT में तो 2 आयोडीन और 1 टायरोसिन होता है, पर इसको 4 आयोडीन और 2 टायरोसिन चाहिए, तो DIT से बनता है। याद रखना ये हार्मोन सिर्फ आयोडीन से नहीं टायरोसिन से भी बनते हैं। फिर आता है आपका तीसरा हार्मोन जिसको हम बहुत इग्नोर कर रहे थे अभी तक, विच इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को शॉर्ट में लिखा जाता है TCT, थायरो कैल्सिटोनिन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, तो यार हम इसको इतना भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसे थायरो कैल्सिटोनिन कहते हैं। ये आयोडीनेटेड हार्मोन नहीं है, ये प्रोटीन से बनने वाला हार्मोन है। ये हार्मोन हमारे ब्लड की कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। मान लो आपके खून के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया, तो उस कैल्शियम को कम करने का काम, कैल्शियम को ब्लड में कम करने का काम होता है किसका, दैट इज कैल्सिटोनिन का, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। अब क्या क्या फंक्शन होते हैं थायराइड ग्लैंड के, आइए देखते हैं। पहला फंक्शन, थायराइड ग्लैंड बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपकी कैलोरीज बर्न। कई लोग होते हैं कहते हैं यार मैं तो कितना ही भाग लूं दौड़ लूं मेरी तो कैलोरीज कम नहीं हो रही, मतलब आपको अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए कि हो सकता है आपके उस ग्लैंड में कुछ गड़बड़ चल रही हो, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी कैलोरीज कितनी बर्न होंगी, कितनी चीजें आपकी बॉडी की एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। दूसरा है प्रमोट्स इरिथ्रोपोइसिस,
मतलब ये आपके इरिथ्रोसाइट आरबीसी का फॉर्मेशन करवाती है। तीसरा, इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ाती है, आपकी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करती है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म देखती है। जिसकी भाई कई लोग कहते हैं ना यार ये तो कुछ भी खा ले तो मोटा ही नहीं होता, पर मैं तो पानी पी लूं मेरे तो हवा आ जाए तो मैं तो मोटी हो जाती हूँ ना, ऐसे होता है कई लोगों को। तो यार दिस इज बिकॉज थायराइड ग्लैंड का भी रोल हो सकता है। अब हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड काम कैसे करती है भाई साहब। तो मान लीजिए हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जी चाहते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करे, क्या रिलीज करे, रिलीज करे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑर्डर देगी TSH-RH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये सुनते ही एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगी खुश और वो कहेगी थायराइड ग्लैंड सुन TSH ले और सिक्रीट कर तेरा जितना मन है तेरे हार्मोन्स को। तो थायराइड ग्लैंड T3 और T4 रिलीज करती है। पर मान लो T3 और T4 कुछ ज्यादा ही रिलीज हो गए बॉडी में, तो यार आपकी हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव सिग्नल जाता है, नेगेटिव फीडबैक कि ये हार्मोन हो गए हैं ज्यादा, अब इन्हें करना पड़ेगा कम। तो भाई थायराइड हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TSH-IH कि इन हार्मोन्स का सिक्रीशन बंद करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गए हैं। पर अगर ये हार्मोन्स बहुत कम है तो थायराइड ग्लैंड पॉजिटिव फीडबैक देके TSH-RH रिलीज करती है कि यार इस बेचारे की बॉडी में तो बहुत ही कम है ये हार्मोन्स, और रिलीज करवाओ और रिलीज करवाओ। तो अगर हार्मोन बॉडी में ज्यादा हो गए तो हाइपोथैलेमस उन्हें बंद कराएगी, कम है तो हाइपोथैलेमस उन्हें रिलीज करवाएगी। तो कम करने हैं तो TSH-IH रिलीज होगा, बढ़ाने हैं तो TSH-RH रिलीज होगा। ठीक है, ये चीज हम देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो चार्ट, बहुत प्यारा फ्लो चार्ट है, वैसे मैंने आपको बनवा दिया है। अब यार थायराइड ग्लैंड से भी बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। अब अगर थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो रहा है तो दो बीमारियां होने के सबसे ज्यादा चांस है, क्रेटिनिज्म एंड सिंपल गोइटर। अगर सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो सकता है। अब सिंपल गोइटर होता क्या है, मान लीजिए किसी की बॉडी में T3 और T4 हार्मोन बहुत कम रिलीज हो रहे हैं, तो फिर होता कैसे है ये, आइए समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी जो प्यारी सी हाइपोथैलेमस है, उन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया, उन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा सुन तू थायराइड हार्मोन रिलीज कर, ये थायराइड हार्मोन रिलीज करती है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है भाई, अब जो हमारा पेशेंट है वो तो आयोडीन खाते ही नहीं है, आयोडीन उनकी बॉडी में है ही नहीं, आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड कैसे हार्मोन बनाएगी, वो जो उसके पास थोड़ा बहुत होगा वो रिलीज कर देगी। थायराइड ग्लैंड कहेगी यार T3 T4 सिक्रीशन मेरे पास है ही नहीं क्योंकि मेरे पास आयोडीन नहीं है, मैं कैसे बनाऊं हार्मोन। तो पर एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को तो ये बात पता नहीं है, वो तो अपना रेगुलर काम कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस के पास तो सिग्नल जा रहा है कि T3 T4 कम है, तो हाइपोथैलेमस कंटिन्यूअसली रिलीज कराने का ऑर्डर दिए जा रही है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड कंटिन्यूअसली स्टिम्युलेट हो रही है। अब जब भी तुम अपने यहाँ पर तुम्हें कोई मच्छर काटता है, तुम बहुत ज्यादा खुजली करते हो तो यहाँ एक मोटा सा बम्प हो जाता है, तो स्वेल हो जाती है वो जगह। तो भाई अगर थायराइड ग्लैंड को भी तुम कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करोगे तो वो फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इट स्वेल्स। क्योंकि यार हाइपोथैलेमस बेचारे को थोड़ी पता है कि इसके पास आयोडीन नहीं है, हाइपोथैलेमस को तो लग रहा है कि T3 T4 कम है तो मैं इन्हें और रिलीज करवाता हूं। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो गर्दन होती है पेशेंट की वो पूरी फूल जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गोइटर, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज गई है, उसमें स्वेलिंग हो गई है। इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर किसी की डाइट में आयोडीन की कमी है तो थायराइड ग्लैंड सूज जाएगी। दूसरी कंडीशन आती है क्रेटिनिज्म। मान लीजिए किसी की बॉडी में बहुत कम सिक्रीशन हो रहा है थायराइड हार्मोन्स का, क्योंकि प्रेग्नेंट है वो फीमेल। देखो प्रेगनेंसी के समय एक फीमेल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये कहने की ही बात नहीं है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्चुअली बहुत असर पड़ सकता है बच्चे पे। तो
तो मान लीजिए जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनकी बॉडी में हाइपोसिक्रेशन थायराइड हार्मोन बहुत कम था, तो अब जो बच्चा पैदा होगा हो सकता है वो मेंटली रिटार्डेड हो, लो आईक्यू हो, लो बॉडी टेम्परेचर, लो हार्ट रेट, एबनॉर्मल स्किन हो, गूंगा बहरा हो, ठीक है, अलर्टनेस नहीं हो, ग्रोथ में भी ढंग से बॉडी की ग्रोथ ना हुई हो। इन शॉर्ट वो बच्चा कुछ ऐसा नजर आ सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। जब एक मदर के प्रेगनेंसी के समय पे उनकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम होता है तो वो बच्चे की सेहत पे अफेक्ट कर सकता है। तो जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़ी स्टंटेड ग्रोथ, मेंटली रिटार्डेड और लो आईक्यू का बच्चा पैदा हो सकता है। ऐसे बच्चों की डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय एक फीमेल के बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, डायबिटीज टेस्ट, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसके बच्चे को भी अफेक्ट करते हैं। तीसरी कंडीशन आती है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है, अब ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। अभी तक जो हमने सिंपल गोइटर और क्रेटिनिज्म पढ़ा वो कंडीशंस जी जब T3 और T4 बहुत कम थे। पर मान लो T3 और T4 अंधाधुन रिलीज हो रहे हैं, पर ऐसा कैसे होगा मैम? तो मान लीजिए आपकी हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर दे रही है कि भाई रिलीज करा थायराइड स्टिमुलेटिंग और रिलीजिंग हार्मोन को, TSH रिलीज होगा, थायराइड ग्लैंड T3 T4 नॉर्मली रिलीज कर रही है। पर यह कंडीशन एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है हमारी बॉडी हमारे ही बॉडी के सेल्स को हमला करने लगती है। तो हमारी बॉडी की कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होंगी जो ऐसे एक्टिंग करेंगी कि वो TSH है, मिमिक TSH, कॉपी करना। जैसे मान लो तुम कह रहे हो मैम मैं तो आरुषि मैम की मिमिक्री करूंगा, मतलब आप मेरी नकल उतार रहे हो कि मैं कैसे पढ़ाती हूं, मैं कैसे बोलती हूं। तो ये क्या कर रहा है, TSH हार्मोन की मिमिक्री कर रहा है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को लगता है अरे TSH आ गया, T3 T4 रिलीज करो। इस चक्कर में T3 T4 बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है। तो भाई क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में हो जाता है ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जिसके अंदर पेशेंट की आंखें काफी इनलार्ज्ड, बल्ड आउट और स्वेल्ड रहती हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, T3 T4 कुछ ज्यादा ही रिलीज हो गया है, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट ग्लैंड विच इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे ही होती है। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये थी आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे का हिस्सा है ये। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे के हिस्से में होती है ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो डॉर्सल साइड, द पीछे वाली साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड के जस्ट पीछे होती है पैराथायरॉयड। ये भी भाई थायराइड ग्लैंड की तरह इनर मोस्ट लेयर से ही ओरिजिनेटेड है। 4 पेयर होते हैं, 1 2 3 4 पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, या इसे पैरथ हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, मतलब आपके ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। जस्ट ऑपोजिट काम करता है कैल्सिटोनिन के। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, कैल्शियम को कम, ये बढ़ाता है कैल्शियम को। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये यहां पे आएगा। अब आप देखिए, दिस इज कॉल्ड एज अ फीडबैक मैकेनिज्म। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन वगैरह हुए जा रहे हैं, भाई बहुत कैल्शियम। तो थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी कैल्सिटोनिन, जो आखिरकार आपकी बॉडी के कैल्शियम के लेवल को कम कर देगा। पर मान लीजिए आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम है, तो भाई पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करेगी पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। तो बस इसी तरीके से काम करते हैं। ज्यादा होगा कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाएगा उसे कम करने के लिए, कम होगा तो उसे बढ़ाने के लिए PTH रिलीज हो जाएगा, पैरथ हार्मोन। फिर आती है हमारी नेक्स्ट ग्लैंड विच इज थाइमस। थाइमस ग्लैंड तो क्लास 12th के अंदर भी तुम अपना बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, क्योंकि यार ये ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी, हमें ताकत प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी में ये प्रोवाइड करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी में फर्क ये होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ T lymphocyte cells and humoral immunity is because of B lymphocyte cells। तो जो आपकी थाइमस है
ये भी थायराइड और पैराथायराइड की तरह इनर मोस्ट लेयर से ओरिजिनेटेड है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये कहाँ होती है? ये भाई चेस्ट पे एकदम यहाँ, एकदम छाती में इस साइड, दैट इज आपकी चेस्ट बोन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, आपकी अयोटा, आपकी हार्ट की अयोटा के पास में। वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा बिहाइंड स्टर्नम, आपकी स्टर्नम के पीछे होती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थाइमोसिन। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थाइमस ग्लैंड की एक प्रॉब्लम है, उम्र के साथ इस ग्लैंड का साइज भी छोटा होता जाता है। तभी आप देखोगे एक जवान बच्चे में और एक बूढ़े इंसान में इम्यूनिटी का फर्क होता है। एक बूढ़े इंसान की इम्यूनिटी कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड विद एज रिड्यूस हो जाती है साइज में। तो थाइमस रिड्यूसेस इन साइज विद एज, हेंस इन ओल्डर पीपल। थाइमोसिन क्या मदद करता है? थाइमोसिन हार्मोन हमारे टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाने की कोशिश करता है और ह्यूमोनल इम्यूनिटी में भी इनडायरेक्टली मदद करता है। तो आपका थाइमोसिन हार्मोन भाई आपके टी लिम्फोसाइट्स के लिए, आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, बाहर वाली लेयर की ओरिजिन की। ये हमारे ब्रेन के डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है। कहां होती है? डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये रिलीज करती है एक ऐसा हार्मोन जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ यार। जैसे ना बहुत टाइम से मेरे को क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम बचपन से ये है कि जब मेरे क्लास 10th के बोर्ड्स थे तब से मेरी रात को पढ़ने की आदत लगी। उसके बाद मैं रात को ही पढ़ने लग गई, जिसकी वजह से अभी करंटली मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना खराब हो जाता है। मतलब मैं लेट सोती हूँ, फिर सुबह भी उठना होता है, तो बहुत ज़्यादा नींद का प्रॉब्लम हो रहा था। तो सडनली आई डिसाइडेड कि चलो यार मैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स देखती हूँ जो मेरे को नींद में मदद करें। तो आपने देखा होगा मार्केट में आती हैं स्लीपिंग टैबलेट्स, बट आई यूजुअली डोंट प्रेफर, बिकॉज मैंने सुना है कि उनको लेने से आदत लग जाती है। तो फिर तो अपन वही आ जाते हैं, दादी और मम्मी को बताओगे तो वो तो घरेलू 10 नुस्खे बताती हैं। तो मैंने क्या कोई अलग अलग तरीके का काढ़ा बनाना शुरू किया और वो पीना शुरू किया और मुझे नींद आने लग गई। बट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट स्लीपिंग पिल्स तो उसमें प्रेजेंट होता है मेलाटोनिन हार्मोन। रीजन इसका ये है कि मेलाटोनिन हार्मोन आपकी 24 आवर साइकिल, दैट इज आपकी बायोलॉजिकल साइकिल को नॉर्मलाइज करता है, regulates 24 आवर डाययूडनल रिदम, acts as a biological clock। आपकी बॉडी के टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्किन पिगमेंटेशन और आपकी डिफेंस को कंट्रोल करता है। कौन? थाइकॉन, मेलाटोनिन हार्मोन। और यही बहुत स्लीपिंग पिल्स में आप देखना मार्केट में होता है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड ये रही हमारी। फिर आती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का तो जलवा ही अलग है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड एक्टोमीजोडर्मल, ये एक लौती ऐसी ग्लैंड है जो दो टाइप का ओरिजिन फॉलो करती है, एक्टोडर्मल भी और मीजोडर्मल भी। जो सुनने में कैसा लगता है ना, ये दोनों टाइप का ओरिजिन, कितनी अजीब बात है। एक ग्लैंड का दो टाइप का ओरिजिन है। ठीक है, देखते हैं ये कहां होती है। आपकी किडनी के ऊपर, मतलब ये रही आपकी किडनी, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में कुछ अंदर के हिस्से को कहते हैं मेड्यूला, बाहर के हिस्से को कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो अंदर का रीजन है मेड्यूला, वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है। दैट इज, आउटर मोस्ट से चलूं तो जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज, ये आपकी जो कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं, सॉरी शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स, जिसे मैं याद करती हूँ एक बहुत प्यारी ट्रिक से, आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की ट्रिक हो जाएगी, GFR। GFR माने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं है यहाँ। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, आउटर टू इनर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट क्या है? जोना ग्लोमेरुलस, जोना फिर फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, और मेड्यूला हिस्सा तो आपका अलग ही है। ठीक है, सो ये 3 लेयर्स होती हैं। अब हम एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। एड्रिनल मेड्यूला सिर्फ 25% सिक्रीशंस करता है, 75% सिक्रीशन एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है। एड्रिनल मेड्यूला अंदर वाला हिस्सा है, बाहर वाले हिस्सा कॉर्टेक्स है।
इसकी कोई लेयर्स नहीं है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। अब आपको समझ आएगा इसे एक्टोमेसोडर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मेड्यूला वाला हिस्सा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और इसका कॉर्टेक्स वाला हिस्सा मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये जो हार्मोन्स रिलीज करती है मेड्यूला, उन हार्मोन्स को कहते हैं कैटेकोकैलोमाइन्स, और जो रिलीज करती है एड्रीनल कॉर्टेक्स, उन हार्मोन्स को कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। तो अब आपको थोड़ा रिलेट हो रहा होगा, हमने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिको हार्मोन्स, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। याद कैसे करेंगे, ये कंफ्यूजन हो जाता है, किनको कैटेकोकैलोमाइन्स और किनको कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। पहली चीज, C फॉर कॉर्टेक्स, C फॉर कॉर्टिकॉइड्स। अब आप बोलोगे मैम C फॉर तो कैटेकोकैलोमाइन्स भी होता है, बट कॉर्टेक्स की स्पेलिंग में आता है CO, इसकी स्पेलिंग में भी आता है COR, कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो याद रखना, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं, जो 3 होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। कैटेकोकैलोमाइन्स 2 होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन नाम है नॉरएपिनेफ्रिन का। तीनों का काम देखेंगे। ये देखिए, किडनी के ऊपर आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, इनर हिस्सा मेड्यूला, बाहर का रीजन कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स क्या करते हैं, मान लो आपको डर लगा, अचानक से किसी ने आपको डरा दिया, आप रोलर कोस्टर पे बैठ गए, किसी ने बहुत फास्ट गाड़ी चलाई कि आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ाना, हार्ट रेट बढ़ाना, आपको गूज बम्स आना, अचानक से होता है ना, बाल खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स, ठीक है। 3F रिस्पॉन्स, फाइट, फियर, फ्लाइट, है ना, डर लगा आप भागे, राइट, स्वेटिंग, पसीना आना। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं मतलब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाएंगे, ग्लाइकोजन को तोड़ो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं ताकि ग्लूकोज बने, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराते हैं। ओवरऑल ये ग्लूकोज को बढ़ाते हैं और प्रोटीन और लिपिड्स के तोड़ते हैं फिर आते हैं एड्रीनो कॉर्टेक्स हार्मोन्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब तीनों का रोल पढ़ेंगे बिकॉज कंफ्यूजनेटिंग होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, सबसे पहली चीज, ये जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा रिलीज किए जाते हैं इनका काम होता है एल्डोस्टेरॉन रिलीज करना। ये वही हार्मोन है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में DCT में आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था। ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी में भी पढ़ा था कि GFR रेट को अगर हमें सही करना है, ब्लड वॉल्यूम को सही करना है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पढ़ा था। तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होना मतलब आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन रिलीज करता है, जोना फैसिक्युलेटा। जोना फैसिक्युलेटा क्या करवाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स RBC का फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, WBC की एक्टिविटी को कम करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट इम्यूनिटी को दबाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को कम करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा रहे हैं, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस करा रहे हैं, प्रोटीन और लिपिड को तोड़ रहे हैं ताकि, और इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेल्स को रोक रहा है अमीनो एसिड्स लेने से। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी और किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कौन रिलीज करता है, जोना रेटिकुलरिस। ये मेजरली कंट्रोल करती है एस्ट्रोजन और DHEA को। DHEA क्या है मैम, अब डाइहाइड्रो एपिएनिन एल्डोस्टेरॉन एंड्रोजन, जो आपकी बॉडी पे हेयर पैटर्न, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, आपकी अंडर आर्म्स के हेयर, आपके प्यूबिक रीजन के हेयर, आपकी बॉडी की हेयर ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज इन चीजों को, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो याद रखना जी, ठीक है, दिस इज, है ना, GFR। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से ग्लोमेरुलोसा रिलीज करते हैं, फेसिकुलेटा लेयर जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करती है, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रेटिकुलरिस लेयर सिक्रीट करती है। फिर आती है एडिसन्स डिजीज।
अब एड्रेनल ग्लैंड की ही बीमारी है एडिसन्स डिजीज। मान लो यार बॉडी के अंदर कॉर्टिकॉइड्स बहुत कम सिक्रीट हो रहे हैं, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम है, तो इंसान की बॉडी बहुत वीक हो जाती है, कमजोर होने लगती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, स्किन पर पिगमेंटेशन शुरू होती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, क्योंकि यार इन दोनों हार्मोन्स का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। तो ये अगर नहीं होंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो इंसान थोड़ा झुका हुआ, एकदम बीमार सा नजर आने लगेगा, जल्दी थकान होने लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड। आयोडीन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन कौन सी बीमारी? एंड भाई अगर डेफिशिएंसी है आयोडीन की तो ये कौन सी बीमारी हो सकती है? गोइटर। गोइटर मतलब हाइपोसिक्रीशन, राइट? एंड enlargement results in goiter and enlargement of gland commonly called as। भाई थायराइड ग्लैंड में क्या होगा? आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो हार्मोन कम होगा सिक्रीट, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। थायराइड ग्लैंड में गोइटर हो जाएगा। ठीक है, फिर थाइमस ग्लैंड किस में ज्यादा रोल प्ले करती है? इम्यूनिटी में, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स, इन्हें कौन कंट्रोल करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर आती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी बड़ी अमेजिंग ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ओरिजिन की है? एंडोडर्मल। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होते हैं इसके पास एसिनर सेल्स, एक होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस जो होते हैं एंडोक्राइन होते हैं, एसिनर एंड डक्ट टिश्यू एक्सोक्राइन होता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस जो होते हैं ये हमारी पैनक्रियाज है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस रिलीज करते हैं अल्फा सेल एंड बीटा सेल। 1 से 2% सिक्रीशन ही एंडोक्राइन होती है, 99% सिक्रीशन पैनक्रियाज की एक्सोक्राइन होती है, जिसमें उसके एसिनर और डक्ट सेल पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। पर इसका एंडोक्राइन हिस्सा हार्मोन्स रिलीज करेगा। अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागन हार्मोन और बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन हार्मोन। अगर कोई पूछ ले व्हाई पैनक्रियाज इज कॉल्ड एज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि उसका एंडोक्राइन हिस्सा हार्मोन्स रिलीज करता है, उसका एक्सोक्राइन हिस्सा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। बता देना एग्जामिनर को भाई तुम्हें आता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ग्लूकागन हार्मोन के बारे में। ग्लूकागन हार्मोन को कौन रिलीज कर रहा था? अल्फा सेल्स। इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये आपके ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ा देता है। ये देखता है अरे यार इसके ब्लड में तो ग्लूकोज नहीं है, उसका लेवल बढ़ाओ। तो ये कहां पे एक्ट करता है? लिवर सेल्स पे जाकर काम करता है। इसका काम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना ताकि ग्लूकोज रिलीज हो, प्रोटीन और लिपिड्स को तोड़ना और इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये सेल्स को मना करता है कि ग्लूकोज को मत कंज्यूम करो क्योंकि ब्लड में कम है, हमें ब्लड में उसकी जरूरत है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है, उल्टा काम, ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये हेपेटोसाइट्स और फैट सेल्स के पास एक्ट करता है। जैसे अगर मान लो तुमने बहुत सारी ब्राउनी, तुमने गुलाब जामुन, रसगुल्ले खा लिए, अब तुम्हारे ब्लड में हो गई शुगर ही शुगर, तो ये इंसुलिन क्या करेगा? शुगर को पकड़ेगा, फैट के फॉर्म में फैट सेल्स में डालेगा, ले फैट सेल, ले लिवर सेल, सारे उस शुगर को ट्रांसफर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो ये क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाता है, एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है एंड प्रमोट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सेल्स को कहता है देखो ब्लड के पास तो ऑलरेडी बहुत ग्लूकोज है, प्लीज तुम ले लो। तो जो लोग कहते हैं कि यार हमारी तो तोंद आ गई, पेट मोटा हो गया, बेटा वो पेट मोटा नहीं हुआ है, पेट के ऊपर फैट की लेयर मोटी हो गई है बिकॉज ऑफ एक्सेस शुगर। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस के भी 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, बट हमें उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आती है टेस्टिस। टेस्टिस बेटा मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। ये मेल्स में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाउच में होती हैं। ठीक है, आपको अभी दिखा देते हैं। ये है बेटा एक मेल, मेल के अंदर दिस इज द पेनिस, दिस इज द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस। ठीक है, दीज आर टेस्टिस।
अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो एक मेल के स्क्रोटम के पाउच में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, एक ये रही, एक ये रही। जो ऊपर मैंने बनाया है वो तो एक लेटरल व्यू था, तो आपको साइड से दिख रहा है एक ही टेस्टिस है, बट 2 टेस्टिस होती हैं। अगर इन्हीं टेस्टिस का मैं क्रॉस सेक्शन काटूं, इन्हीं टेस्टिस का मैं क्रॉस सेक्शन काटूं, तो मुझे दिखेगा कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है। तो टेस्टिस के अंदर होते हैं कुछ ऐसे सेल्स। इन सेल्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये पूरा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये रिलीज करते हैं स्पर्म्स। ये स्पर्म फॉर्मेशन में मदद कराते हैं। मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ऐसे बहुत सारे सेल्स, जिन्हें कहते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स। ये क्या बनाते हैं, ये मेल हॉर्मोन्स, एंड्रोजन्स। भाई टेस्टोस्टेरोन भी एक एंड्रोजन ही है। एंड्रोजन का मतलब ही होता है मेल टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, तो टेस्टोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन ओनली। ठीक है, तो आपकी टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उन्हें कहते हैं लीडिक सेल्स, जो मेल हार्मोन बना रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म्स बना रहे हैं। अब आप याद करना कि मेल्स के अंदर एफएसएच हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन कराता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन्स बनवाता है। हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर गोनाडोट्रोफिन्स, जिसमें मेल्स में एफएसएच क्या कर रहा था, स्पर्म फॉर्मेशन, और एलएच क्या कर रहा था, मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स बना रहा था। तो आप देख सकते हैं इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बनाता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और एंड्रोजन्स का काम यही करता है। तो आई होप जब हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में जो कंफ्यूजन था कि मैम ये एफएसएच और एलएच क्या कर रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म्स बना रहा है मेल्स में, और एलएच मेल सेक्स हार्मोन्स बना रहा है। फिर आता है टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन। भाई मेल्स को उसकी मर्दानगी देने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। मेल्स की आवाज, स्पर्म बनना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे पेनिस, स्क्रोटम, हर चीज का डेवलपमेंट, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल्स के अंदर जो गुस्सा, अग्रेसिवनेस, उनकी बॉडी पे बाल कितने होंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एनाबॉलिज्म, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। फिर आता है हमारी प्यारी फीमेल्स की ओवरी। ये भी टेस्टिस की तरह मीजोडर्मल ओरिजिन की है। ये भी 2 पेयर में ही होती है, मैं भी आपको दिखाती हूं। तो आप देखेंगे यहां पे भाई एक ओवरी, ये रही 2 ओवरी। तो फीमेल्स के अंदर भी भाई 2 ओवरी होती हैं, 1 and 2। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 and this is 2। ठीक है, 2 ओवरीज आप देख पा रहे हैं। जैसे मेल्स के पास 2 टेस्टिस है, फीमेल के पास 2 ओवरी हैं। ये भाई फीमेल्स की तो एब्डोमिनल कैविटी में होती है, जैसे टेस्टिस तो मेल के स्क्रोटम में थी, पर ये फीमेल्स की एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है। ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल के अंदर अंडा दैट इज एग बनाती है, oogenesis, और फीमेल्स के हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने में मदद करती है। ये ओवरी भाई कुछ ऐसी नजर आती है। इस ओवरी में भी एक अंदर का हिस्सा होता है मेड्यूला, और बाहर का हिस्सा होता है कॉर्टेक्स। मेड्यूला वाले हिस्से में होती हैं यूजुअली ब्लड वेसल्स और नर्व्स। जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर एक सबसे बड़ा फॉलिकल होता है ग्राफियन फॉलिकल। फिर ये फॉलिकल फटता है और ये अंडा रिलीज होता है। फिर ये बचा खुचा हिस्सा बनाता है कॉर्पस लूटियम। तो ये जो बचा खुचा फटा हुआ हिस्सा है, ये क्या बनाता है, कॉर्पस लूटियम। तो हमने पढ़ा था कि एलएच हार्मोन की वजह से बनता है कॉर्पस लूटियम, और ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच।
तो इस ओवरी में इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है FSH, और ये जब फट जाता है, इस फटे हुए हिस्से को सिकुड़ जाता है और बनाता है कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम कौन बनाता है? LH हार्मोन, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो अब आई थिंक आपको जो वो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। ओवरी का क्रॉस सेक्शन तो हम बना ही चुके हैं, तो इसको हटाएंगे। फंक्शन क्या होता है फीमेल्स की जो दो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम है मैमरी ग्लैंड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, वजाइना। फीमेल्स की तीखी आवाज का राज, फीमेल्स की बॉडी में हेयर पैटर्न ग्रोथ, अंडा बनाना oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर बनाना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी के समय यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर को मेंटेन करता है ताकि बच्चा उसमें पल सके। ये सपोर्ट करता है जो फीमेल्स की मैमरी ग्लैंड होती है। इस मैमरी ग्लैंड के अंदर भी, जैसे आपने पढ़ा लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, पर फीमेल्स की मैमरी ग्लैंड में भी एल्वियोलाई होते हैं और उन्हें कहते हैं मैमरी एल्वियोलाई। उनके डेवलपमेंट में भी ये प्रोजेस्टेरॉन मदद करता है। फिर बेटा हमने इतनी सारी ग्लैंड्स पढ़ ली, हमने एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, हाइपोथैलेमस, पर क्या सिर्फ यही कुछ सिक्रीशंस करती हैं? उसके अलावा भी हार्मोन जैसे हार्ट, किडनी और GI ट्रैक्ट भी सिक्रीशंस करते हैं। हार्ट क्या सिक्रीशन करता है? ANF का, एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, जो हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में पढ़ा था। ये क्या करता था? ये क्या कर रहा था? ऑपोजिट काम कर रहा था बाकी से, राइट। किडनी क्या कर रही थी? हमने ये भी पढ़ा है, किसमें? एक्सक्रीटरी वाले सिस्टम चैप्टर में। ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है, जेजी सेल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये क्या रिलीज करते हैं? रेनिन। अब GI ट्रैक्ट के हार्मोन्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि 4 होते हैं, गैस्ट्रिन, इंटेरोगैस्ट्रिन, सिक्रीटिन एंड CCK-PZ। गैस्ट्रिन क्या होता है? हमारी स्टमक में रिलीज होता है और ये हमारी स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाता है ताकि हम खाना डाइजेस्ट कर सके, इसलिए नाम है गैस्ट्रिन। इंटेरोगैस्टेरॉन या GIP हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, स्टमक में जाकर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बंद कराता है कि यार कितना सिक्रीट होगा, बंद हो जा। और सिक्रीटिन हार्मोन क्या करता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, पैनक्रियास, लिवर और स्टमक को टारगेट करता है टू रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, क्योंकि यार सिर्फ गैस्ट्रिक जूस से तो काम चलेगा नहीं। मेजर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा पैनक्रियाटिक और बाइल जूस से, तो ये उसको स्टिमुलेट करवाता है। CCK-PZ का फुल फॉर्म है कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास को कहती है बाइल जूस को रिलीज कर और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर, ठीक है। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करवा रहा है? गैस्ट्रिन। कौन सा है बंद करवा रहा है? इंटेरोगैस्ट्रिन। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कौन करवा रहा है? सिक्रेटिन। बाइल जूस का और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का CCK-PZ। अब 3 टाइप के हार्मोन्स, अलग अलग 3-4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। हमने यार इतना कुछ पढ़ा, प्रोटीन से बने होते हैं, अमीनो एसिड से, आयोडीन से और स्टेरॉइड से। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन से या पेप्टाइड से बना है? भाई दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन PTH, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागन, थाइमोसिन। ये सारे हार्मोन प्रोटीन से बने हैं और प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड से कौन से हार्मोन बने हैं? मेड्यूला के, एड्रिनल मेड्यूला के, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन एंड मेलाटोनिन। आयोडीनेटेड हार्मोन आयोडीन से T3 और T4। स्टेरॉइडल हार्मोन्स कौन से होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के, कॉर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब भाई लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट आर रिसेप्टर्स। भाई 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बने होते हैं प्रोटीन से, जैसे आपके इंसुलिन, ग्लूकागन। अब ये प्रोटीन से बने होते हैं तो ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? लिपिड इनसॉल्युबल, लिपिड में घुल नहीं पाते, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते।
तो ये बाइंड करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इधर, ताकि ये सेल के अंदर घुस सके। प्रोटीनेशियस डेरिवेटिव हार्मोन्स जो लिपिड में घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से चिपकते हैं। पर मान लीजिए कोई हार्मोन ऐसा है जो मेम्ब्रेन से, दिस इज द न्यूक्लियस, जो भाई बिल्कुल लिपिड सॉल्युबल है, जैसे आयोडीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, वो इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए वो सीधा न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। आयोडीनेटेड स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल, दे कैन क्रॉस मेम्ब्रेन और सीधा न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हार्मोन, दैट इज जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ये आपकी मेम्ब्रेन पे आके चिपकते हैं, ये आपकी बॉडी में आके रिसेप्टर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करवाते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट आर सेकेंडरी मैसेंजर्स, जैसे साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम। साइक्लिक एएमपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये रिलीज होते हैं, फिर एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आता है, फिर एक फिजियोकेमिकल रिस्पॉन्स। ये हार्मोन को जो काम करना है, जैसे एफएसएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन्स क्या करता है? मेल्स में तो स्पर्म्स बनवाता है, फीमेल्स में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है। तो ये क्या करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से अब ग्रोथ शुरू करा देगा। पर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, ये डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और फिर डीएनए में जुड़ जाते हैं, डीएनए से बनाते हैं आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन और प्रोटीन से हो जाता है इनका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो काम इस हार्मोन को करना था वो अब हो जाएगा। तो कुछ हार्मोन्स डायरेक्ट न्यूक्लियस के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, जो सीधा मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि कौन से रिसेप्टर्स हैं जो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाते हैं और जो सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से होते हैं। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर होता है खत्म। नोट्स की, एनसीईआरटी की आप लोगों को रीडिंग करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरी चैप्टर इज यूजलेस। ठीक है, आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा लगा हो। आई विश आप लोग अपने मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करें। दिस इज द एंड ऑफ क्लास 11th की जर्नी। आई विश आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हों। अगर आप मेरा पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो तो बेटा जरूर आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो आप मेरे सारे वन शॉट देखना क्लास 11th के। ट्रस्ट में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप, परफेक्ट और बेटर होंगे। ठीक है, आई होप आप अपनी क्लास 12th में आगे जाके अच्छा करें। आप अपनी क्लास 11th को भले ही वेस्ट कर दियो कुछ भी, दीज वन शॉट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू गाइस। पूरी प्लेलिस्ट हमारे ही उदय क्लास 11th YT चैनल पे अवेलेबल है, वहां जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, धमाल मचाएं, क्लास 12th में जाके बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज लाएं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, योर आरू मैम और योर बारबी ऑफ बायोलॉजी आरुषि मैम। बाय बाय।